लंबे अंतराल के बाद मथुरा में जन्मभूमि विवाद को लेकर भी सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। आज सिविल जज सीनियर डिवीजन ज्योति सिंह की कोर्ट में दो मामलों पर जो है वो सुनवाई हुई। हालांकि आज इस मामले को लेकर बहस ज्यादा हुई कि क्या इस मामले को सुने जाने योग्य समझा जाना चाहिए या नहीं सुना जाने, यानी कि मेंटेनेबिलिटी का मुद्दा जो कई इस तरह के मुकदमों में सामने आता रहा है, उसको लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों की ही तरफ से बहस हुई। हमारे साथ इस वक्त जो है वो सभी वकील मौजूद हैं जो कोर्ट रूम में मौजूद थे और काफी गर्मा गर्म बहस जो है वकीलों की जो आपस में जज के सामने देखने को नजर में आई। हमारे साथ तमाम वकील हैं, हम उनसे बात करते हैं। देखिए, हमारा कहना ये था, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, न्यायालय में मई के महीने में मेरे प्रतिवादी पक्ष की ओर से जो पात्रा पत्र दिया गया था 7/11 का, उसकी सुनवाई चल रही थी। उसके बाद जो डेट लगा दी गई उसमें कंडोलेंस हो गई। कंडोलेंस के बाद आपके द्वारा विभिन्न पात्रा पत्र दिए गए। एक पात्रा पत्र आपके डेट पुटअप डेट फिक्स जो 1 मई लगी हुई, 1 जुलाई लगी हुई थी, उस पर अकेले कर दिया गया नियत। उसके बाद माननीय आप जो है जनपद न्यायाधीश आपने रिवीजन दाखिल किया गया, वो रिवीजन आपका सही तौर पर खारिज कर दिया गया। चूंकि आज मैंने अखबारों के माध्यम से मुझे जानकारी में आया कि आज निरंतर इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि सब मौके की रिपोर्ट मंगा ली जाए, मौके की रिपोर्ट मंगा ली जाए, जबकि आपके द्वारा खुद इस बात को एडमिट किया गया है कि मौके पर मस्जिद एडमिट है। 13.37 एकड़ के अंदर वो मस्जिद आती है या नहीं आती है, ये आपने कहीं आज तक स्पष्ट नहीं किया। ना आपकी कोई प्लीडिंग है, ना किसी दरखास्त के माध्यम से आपने साबित किया इस चीज को। अब प्रश्न यह है कि जब आप एक फैक्ट को एडमिट कर रहे हैं कि मस्जिद बनी हुई है, उसका क्या सर्वे होगा? सर्वे कराए तो 13.37 एकड़ जो जमीन टोटल जमीन विवादित है, उसका सर्वे कराइए। उसका सर्वे नहीं कराना चाहते हैं, केवल मस्जिद के पीछे पड़ गए आप। क्यों मस्जिद के पीछे पड़ गए आप? मेरा जो पाता पर चला आ रहा था, विचाराधीन चल रहा था, 7/11 की सुनवाई चल रही थी। जो आपके द्वारा प्रयास किया जा रहा था कि 7/11 की पाता पर की सुनवाई ना हो सके, इसलिए मुझे मजबूरी में आज मेरे न्यायालय पाता पर देना पड़ा इस आशय का कि वादी पक्ष को आदेशित किया जावे या न्यायालय पहले सबसे पहले 7/11 सीपीसी की जो पाता पत्र हमारा है उसकी सुनवाई करे। आपके द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया गया और ये प्रयास किया गया कि 7/11 के पाता पत्र की सुनवाई ना हो, बल्कि उनका जो कमीशन जारी कराने का पाता पत्र उसकी सुनवाई हो। तमाम बहस के उपरांत न्यायालय के द्वारा दिनांक 7 जुलाई की तारीख नियत कर दी गई है कि 7 जुलाई को आज हमने पाता पत्र उसकी अपनी आपत्ति दाखिल करें और न्यायालय जो है प्रतिवादी पक्ष की जो है वो बहस 7/11 में बहस सुनेगी। चलिए, तो जिस तरीके से मैं बता देना चाहूंगा दर्शकों के लिए कि जिस तरह से राम जन्मभूमि केस में खुद भगवान राम जो है इस मामले में एक पक्षकार थे, वैसे ही इस विवाद में जो है खुद ठाकुर केशव दोय या जो पक्षकार हैं और उसके अलावा अन्य पक्षकार जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ। दो अन्य पक्षकार आप देख रहे हैं, वकील महेंद्र प्रताप हैं, वकील माहेश्वरी जी हैं। माहेश्वरी जी, ये बताइए, ये तो ये कह रहे हैं कि मस्जिद आप एडमिट कर रहे हैं, तो फिर आपको सर्वे की जरूरत क्या है? देखिए, ये थोड़ा भ्रमित है। मैं इस बारे में स्पष्ट कर दूं। दरअसल क्या है कि जब पक्ष कमजोर होता है तो इस तरीके की बातें न्यायालय के अंदर की जाती है कमजोर पक्ष वाले व्यक्ति के द्वारा। आज अगर ये कह रहे हैं कि साहब वास्तव में मस्जिद उसका पार्ट है या नहीं है, ये इस विषय में शायद रिकॉर्ड को प्रॉपरली देखेंगे तो बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि वो मस्जिद जिसे जो सो कॉल्ड स्ट्रक्चर को ईदगाह कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो वस्तुतः 13.30 जो रकबा है उसी का एक जुज भाग है। अगर इन्होंने ये देख लिया होता कि जिस कंप्रोमाइज को हमने चुनौती दी है ठाकुर केशव देव जी की ओर से, उस कंप्रोमाइज के साथ जो नीचे टर्म्स का डॉक्यूमेंट लगा हुआ है उसमें खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि वो लैंड बिलोंग कर रही है हिंदू पक्ष की के लिए, और उस लैंड में से ये स्वयं ये कह रहे हैं कि भविष्य में इस प्रॉपर्टी की बाबत हमसे फिर झगड़ा ना किया जाए। आज के बाद जो हमें दी जा रही है उस प्रॉपर्टी को हम उसके लिए हम एंटाइटल मान लिए जाए। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि उस कंप्रोमाइज के थ्रू आप अपने अंदर राइट्स कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो कंप्रोमाइज ही अपने आप में इलीगल है, वो कंप्रोमाइज ही वॉइड एब इनिशियो है, तो आपके अंदर कोई राइट होने का प्रश्न ही नहीं है। तो आप अगर रिकॉर्ड को या तो आपने रिकॉर्ड को प्रॉपरली चेक किया नहीं, या आप जानबूझ के उस तथ्य को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये बात अच्छे से आप जानते हैं कि वो जो स्ट्रक्चर है, अगर उस स्ट्रक्चर के विषय में स्थल की आज्ञा आ गई तो वही जैसा ज्ञानवापी में पाया गया है, उस स्ट्रक्चर के अंदर हिंदू मंदिर के बहुत सारे प्रमाण मौजूद हैं। और मैं पहले भी बोल चुका हूं और अभी कहता हूं कि मैंने उसे अंदर से जाके देखा हुआ है। आपने अंदर से जाके देखा। एक और पक्षकार वकील साहब डॉक्टर महेंद्र प्रताप जी, महेंद्र जी बताइए कि 1968 का जो समझौता है उसी को चुनौती बार बार दी जा रही है, और जो मुस्लिम पक्ष का आधार रहा है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट और 1968, क्या उसी दो के आधार पर ये लोग कह रहे हैं कि सर्वे हो ही ना, क्योंकि मस्जिद के ही प्रमाण है, मंदिर के कोई प्रमाण नहीं है? देखिए, मैं स्थिति थोड़ी क्लियर कर देता हूँ कि सबसे पहले 1944 को 1 जनवरी 1944 को इसकी रजिस्ट्री हुई थी और राजा पट्टीबल थे, बनारस के राजा, 13,400 रुपये में इस प्रॉपर्टी को खरीदा था।
और उसमें साफ किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑक्शन किया था और उन्होंने उस प्रॉपर्टी ऑक्शन में खरीदी थी। तो वहाँ मुस्लिम पक्षकारों का किसी तरह का कोई मामला नहीं था और इससे पहले वहाँ लिटिगेशन कंटिन्यूसली चलते रहे। 1872 में चले, 1895 में चले, 1920 में चले, 1935 में चले और फिर ये आगे 1968 में। यहाँ तक पूरी सीरियल हम देखेंगे तो कहीं भी कोर्ट में ये लोग गए बार बार और कोर्ट ने बार बार इन मुस्लिम पक्ष को फटकार लगाई कि आपका कोई लेना देना नहीं है, ये प्रॉपर्टी हिंदू पक्षकारों की है, उनको एंजॉय करने दो, उनका मंदिर बना हुआ बनने दो। ये जान करके एक इन्होंने फिर एक प्रोपोगंडा किया 1968 में, केस नंबर 43 में इन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम प्रॉपर्टी थी और श्री कृष्ण जन्मभूमि संस्थान से इन्होंने कंप्रोमाइज करा दिया। तो एक ही प्रॉपर्टी को भी कंप्रोमाइज करे, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तो इन्होंने बहुत ही चालाकी से षड्यंत्र करके उस प्रॉपर्टी का एक कंप्रोमाइज बनवाया। तो कंप्रोमाइज में क्लियर है कि ये प्रॉपर्टी जब ट्रस्ट की है तो संस्थान कैसे कर सकता है, उसी को हमने चैलेंज किया है। और बार बार इनके पास अब रेवेन्यू रिकॉर्ड हम देखेंगे, खसरा में देखिए, खतौनी में देखिए, नगर निगम में देखिए, कहीं भी इनका नाम नहीं है, न गृहकर है, न जलकर है, न लाइट का कनेक्शन आपके नाम से है। आपको हम पूछना चाहते हैं कि आप किस हैसियत से वहां बैठे हैं, आप क्यों बैठे हैं वहां, अपना बताएं हमको आकर के। ये सिर्फ इतना कर रहे हैं कि कोर्ट में जाकर के प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ पाए। लिंगर ऑन करने की प्रैक्टिस है कि हमको कभी कहते हैं हमको कॉपी नहीं दी गई है, बार बार एक ही तकिया कलाम है कि कॉपी नहीं दी गई है। एक पक्ष कहता है कॉपी दी गई है तो दूसरा कहता है मुझे कॉपी नहीं दी गई है। कभी साई मस्जिद कहेगी मुझे कॉपी मिल गई है तो सुन्नी वक्फ बोर्ड कहता है हमें कॉपी नहीं मिली है। दूसरा इनको एक 7-11 की एक एप्लीकेशन इन्होंने लगाई है। 7-11 की एप्लीकेशन के बारे में मैं बता दूं कि यही इन्होंने तरकीब डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के मामले में केस में न्यायालय में एक केस में लगाई थी। वहाँ लिमिटेशन एक्ट पे भी भिड़े थे ये और प्लेसेस ऑफ बर्थ एक्ट को लेकर भी गए थे और 7-11 को लेकर गए थे। वहां माननीय न्यायालय ने इनकी सभी ऑब्जेक्शन को निरस्त कर दिया और रिवीजन को स्वीकार किया है। इनके सामने है ये। तो आपको क्या लग रहा है अब अगली सुनवाई में क्या सिर्फ मेंटेनेबिलिटी पे सुनवाई होगी या फिर आगे सर्वे के मामले को लेकर? हमारा ये कहना है कि पहले हमारे प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होनी चाहिए। अगर प्रार्थना पत्र जो हिंदी प्रतीक बने हैं उन पे दीवारों पे, अगर उन हिंदी प्रतीकों को ही हटा दिया गया तो प्रॉपर्टी का मतलब ही चेंज हो जाएगा, स्टेट ऑफ द प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। तो हमारा ये कहना है कि सबसे पहले वहां पर कमीशन जाए, आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे होना चाहिए और जो इनका प्रबंध तंत्र है शाही ईदगाह का उसको बर्खास्त करना चाहिए और वहां पर रिसीवर अपॉइंट होना चाहिए कि जिस तरह कोई फेरबदल नहीं करे। रही प्लेसेस ऑफ बर्थ एक्ट की बात, प्लेसेस ऑफ बर्थ एक्ट का हम देखेंगे सेक्शन 4 का 3A, वहां स्पष्ट किया गया है कि जो प्रॉपर्टी मोर देन 100 ईयर्स, मॉन्यूमेंट्स एक्ट 1958 में साफ लोग किया गया है कि 4(3)(a) का प्रोविजन है कि अगर किसी प्रॉपर्टी के लिटिगेशन लगातार चले हों या कोई प्रॉपर्टी 100 साल पुरानी हो वह अप्लाई नहीं करेगा। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के आदेश के द्वारा क्लियर हो चुका है। हमारे ये साथी अधिवक्ता जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, ये बार बार सिर्फ इनका यही उद्देश्य है कि किसी तरह से हिंड्रेंस पैदा करें, हल्ला मचाएं कोर्ट के अंदर और सुनवाई नहीं होने दें। इनके पास कुछ है ही नहीं कहने को, तो बस हल्ला मचाते हैं ये बस। चलिए, तो अब इस मामले में जिस मामले में 3 से 4 पक्षकार हैं, ठाकुर केशव देव की तरफ से याचिका है। इस मामले में 7 जुलाई को जो है वो सुनवाई होनी है। उस दिन जो है हिंदू पक्ष को 7/11 CRPC यानी कि मेंटेनेबिलिटी पर लिखित जवाब भी देना है और अगर मेंटेनेबिलिटी एक्सेप्ट हो जाती है तो उसके बाद सर्वे कराने के मामले पर सुनवाई होगी। हालांकि बार बार मुस्लिम पक्ष के दावे की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सर्वे कराने के लिए कोई आधार जो है उनके पास मौजूद नहीं है, क्योंकि वो अभी तक ये नहीं तय कर पाए हैं कि मस्जिद जो है वो विवादित कैसे है। कुल मिलाकर मथुरा में जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद का जो विवाद है वो फिलहाल कानून के पहलुओं पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।